अब हमारा अगला प्रश्न है कि मोड़ पर साइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर से कितना कोण झुकना चाहिए ताकि वह बिना फिसले मोड़ पार कर सके। आपने देखा होगा कि जब भी आप साइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल या जो भी वाहन चलाते हो, टू व्हीलर, तो जैसे ही मोड़ आता है, मोड़ पर हम अपने आप को मोड़ की दिशा में थोड़ा सा झुका लेते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो उस मोड़ को पार नहीं कर पाओगे। तो ऊर्ध्वाधर से हमें अपने आप को कितना कोण झुकाना चाहिए जिससे हम बिना फिसले मोड़ को पार कर सकें। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि मोड़ पर साइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर से कितना कोण झुकना चाहिए ताकि बिना फिसले मोड़ पार कर सके। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन ये हमारा, मोड़ पर साइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर से कितना कोण झुकना चाहिए ताकि बिना फिसले मोड़ पार कर सके। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए समझ लीजिएगा कि ये हमारा एक चित्र है। इसमें एक साइकिल सवार है, उसने मोड़ पर अपने आप को झुका लिया है। ठीक है, आप जैसा कि देख रहे हैं चित्र में, तो इसमें देखिए क्या है, वैसे जब वो झुकता नहीं तो उसका भार नीचे की तरफ कार्य करता है, अविलंब प्रतिक्रिया जस्ट ऊपर के लिए कार्य करता है। लेकिन मोड़ पर साइकिल सवार झुक चुका है तो भार तो नीचे की तरफ कार्य करेगा, लेकिन अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ कार्य नहीं करेगा। अब अविलंब प्रतिक्रिया किधर कार्य करेगा, जितना उसने अपने आप को झुका लिया है ऊर्ध्वाधर से। तो ऊर्ध्वाधर से जितना झुका लिया है, अविलंब प्रतिक्रिया भी ऊर्ध्वाधर से उतना ही कोण झुक जाएगा, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। क्लियर? जब वो उतना ही कोण झुक जाएगा ऊर्ध्वाधर से साइकिल सवार, तो अब अविलंब प्रतिक्रिया को हम दो समकोणिक घटकों में विभाजित करेंगे। तो इसके दो समकोणिक घटक होंगे r cos थीटा और r sin थीटा। जिस वजह से कोण बनाता है उसको cos में लेते हैं, देखिए जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और शेष वजह साइन में होती है। ठीक है, तो आप समझ गए चित्र को। अब मैं इसका चित्र बना रहा हूँ अपने हिसाब से, वो क्या होगा। मान लीजिएगा कि ये इस प्रकार का एक वृत्तीय मोड़ है। ठीक है, जिसका केंद्र है O और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, त्रिज्या r। साइकिल सवार आ रहा है ऐसे, तो वो अपने आप को इधर झुका लेगा कुछ इस प्रकार से। मैं इसको देखिए, माना साइकिल सहित साइकिल सवार का द्रव्यमान है स्मॉल m। साइकिल भी शामिल है इसमें, साइकिल सवार भी शामिल, तो साइकिल सहित साइकिल सवार का द्रव्यमान है स्मॉल m। तो उसका भार किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ, अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ। अभी झुकाया नहीं है इसलिए भार नीचे की तरफ, अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ। सपोज कीजिए ये साइकिल थी और साइकिल सवार था, तो भार नीचे की तरफ, अविलंब प्रतिक्रिया जस्ट ऊपर के लिए। अब उसने अपने आप को झुका लिया है, ऐसे कर लिया, तो अविलंब प्रतिक्रिया की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो देखिए उसका भार तो किधर कार्य करेगा, नीचे की तरफ, लेकिन अविलंब प्रतिक्रिया ऊर्ध्वाधर से झुक जाएगा। कितना झुक जाएगा, मान लीजिए थीटा को। अब अविलंब प्रतिक्रिया r जो है उसको दो समकोणिक घटकों में विभाजित करेंगे, तो इसके दो घटक हो जाएंगे r cos थीटा और r sin थीटा। जिससे कोण बनाता है उसको cos में लेती है, तो जो हो जाएगा r cos थीटा और इधर आ जाएगा जे r sin थीटा। समझ गए ना? तो जो साइकिल सवार ऐसे गति करता हुआ आ रहा था, कितने वेग से, v वेग से। तो हम कैसे लिखेंगे कि माना
माना साइकिल सहित साइकिल सवार का द्रव्यमान स्मॉल m है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुककर स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गति कर रहा है, तब इस पर निम्नलिखित बल कार्य करते हैं। तो देखिए, माना साइकिल सहित साइकिल सवार का द्रव्यमान, साइकिल सवार का द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण झुककर स्मॉल v वेग से गति कर रहा है। ठीक है, इस स्थिति में उस पर निम्न बल कार्य करते हैं। निम्न बल कार्य करते हैं। ठीक है, माना साइकिल सहित साइकिल सवार का द्रव्यमान स्मॉल m है, स्मॉल r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर झुककर स्मॉल v वेग से गति कर रहा है, तब इस पर कौन कौन से बल कार्य करेंगे? तो इस स्थिति में उस पर निम्न बल कार्य करते हैं। नंबर 1, उसका भार। पहला पॉइंट, साइकिल सवार का भार, साइकिल सवार का भार mg। ठीक है, इसमें साइकिल भी शामिल है, तो साइकिल सवार का भार mg ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। दूसरा, अविलंब प्रतिक्रिया ये किधर कार्य कर रहा है? मोड़ की बात हो रही है ना, अविलंब प्रतिक्रिया r, तो ये किधर कार्य करेगा? जस्ट ऊपर को नहीं है, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण ऊपर की ओर। क्लियर? अब जो दो ही बल कार्य कर रहे हैं फिलहाल तो, लेकिन जो r है, अब इसको दो समकोणिक घटकों में वियोजित करेंगे, तो इसके दो घटक हो जाएंगे r cos थीटा और r sin थीटा। तो वही फिर लिखेंगे नई लाइन से, r को दो समकोणिक घटकों में वियोजित करने पर तो r के दो घटक हो जाएंगे, एक को a मान लें और एक को b। तो a में क्या लिख देंगे? किसी में किसी चीज को लिख दो। इसके दो घटक हो गए, ये हो गया a और ये हो गया b। r cos थीटा, तो r cos थीटा किधर कार्य कर रहा है? ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लिख देना। ठीक है। दूसरा क्या? r sin थीटा, ये देखिए किधर कार्य कर रहा है? r sin थीटा कार्य कर रहा है वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर। इधर क्या है? वृत्तीय मार्ग का केंद्र, तो इधर लिख देंगे वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर जो बल कार्य करता है वही बल अभिकेंद्री बल होता है। ठीक है, तो r sin थीटा बल किधर कार्य कर रहा है? वृत्तीय मार्ग के केंद्र की तरफ।
तो यही बल क्या कहलाएगा, अभिकेंद्री बल। और इसी बल के कारण वो साइकिल सवार मोड़ पर अपने आप को मोड़ लेता है। यदि यह बल नहीं होता तो साइकिल सवार मोड़ पर अपने आप को नहीं मोड़ पाता। ठीक है, तो ये बल किधर कार्य कर रहा है, वृत्ति मार्ग के केंद्र की ओर, इसलिए यही बल अभिकेंद्री बल के बराबर होगा। दूसरा बल जो r cos थीटा है वो उसके भार को संतुलित करता है। भार को संतुलित करने का मतलब यह है कि साइकिल सवार जितना बल नीचे सड़क पर नीचे की तरफ लगाता है, सड़क भी उतना ही बल उस पर ऊपर की ओर लगाती है, इसलिए वो संतुलित है। समझ गए ना। तो देखिए नई लाइन से लिखेंगे, r sin थीटा बल ही साइकिल सवार को वृत्तीय मार्ग में मोड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्रदान करता है। इसलिए यही बल किसके बराबर होगा, अभिकेंद्रीय बल के। इसलिए r sin थीटा बराबर अभिकेंद्रीय बल। समीकरण नंबर 1, यानी यही बल अभिकेंद्रीय बल बन जाएगा। ठीक है, अब फिर वही लिखेंगे संतुलन की स्थिति में ऊपर की तरफ लगने वाला बल बराबर नीचे की तरफ लगने वाला, तो mg बल नीचे को लग रहा है और r cos थीटा ऊपर की तरफ। तो r cos थीटा बल क्या करता है, साइकिल सवार के भार को संतुलित करता है। तो ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, r cos थीटा बराबर mg। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दे, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग, तो लेफ्ट में लेफ्ट का, राइट में राइट का। r sin थीटा बटे r cos थीटा बराबर mb² बटे r और बटे mg। ठीक है, देखिए कुछ कैंसिल हो जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है, r से तो r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये तो tan थीटा बन जाएगा। इधर में m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v² बटे g के बटे में 1 मान लेंगे तो 1 ऊपर पहुंच जाएगा, g नीचे ही, तो r। क्लियर। तो साइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर से इतना कोण झुकाना चाहिए, तब वो बिना फिसले मोड़ को पार कर सकता है। ठीक है, अर्थात साइकिल सवार को ऊर्ध्वाधर से इतना कोण झुकाएंगे तो वो मोड़ को पार कर सकता है। ठीक है, तो यही अभिष्ट व्यंजक है, लिख देना, यही अभिष्ट व्यंजक है, यही अभिष्ट व्यंजक है। ठीक है, अब यहां से एक क्वेश्चन और आता है कि साइकिल सवार मोड़ को सुरक्षित पार कर सके, इसके लिए tan थीटा का मान कम होना चाहिए। साइकिल सवार मोड़ पार तभी कर सकता है जब tan थीटा का मान कम होगा, मतलब कम कोण से झुकेगा। यदि आप ज़्यादा कोण झुका लोगे तो क्या हो जाओगे, गिर जाओगे। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए। अच्छा, अब tan थीटा डिपेंड किस पर करता है, तो tan थीटा जो है वो v पर डिपेंड करता है, r पर डिपेंड करता है और g पर डिपेंड करता है। लेकिन पृथ्वी तल पर हम साइकिल चला रहे हैं तो g का मान तो फिक्स होगा 9.8 या 10, तो g पर डिपेंड पृथ्वी के लिए ये नहीं करेगा। तो अभी जो मेन डिपेंड कर रहा है v पर और r पर, तो tan थीटा का मान कम होने के लिए v का मान कम होना चाहिए। v का मान कम होने का मतलब है कि मोड़ पर साइकिल का वेग कम कर लेना चाहिए। ठीक है, यदि मोड़ पर साइकिल का वेग ज़्यादा होगा तो फिर आपको ज़्यादा कोण झुकाना पड़ेगा।
तो टेन थीटा का मान कम होने के लिए मोड़ पर साइकिल सवार का वेग कम होना चाहिए, अर्थात मोड़ पर वेग कम कर लेना चाहिए। दूसरा, टेन थीटा का मान कम होने के लिए आर का मान अधिक होना चाहिए। आर का मान मतलब वृत्ति मार्ग की त्रिज्या अधिक होनी चाहिए। तो वृत्ति मार्ग की त्रिज्या अधिक करने के लिए आप जब मोड़ रहे हैं तो एक बड़ा सा घेरा बना के मोड़ना चाहिए, ठीक है, जिससे आर का मान बढ़ेगा तो टेन थीटा का मान कम होगा। तो यानी आप कम कोण झुकाकर भी मोड़ को पार कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका जी क्वेश्चन समाप्त हो।